रविन्द्रनाथ जी का लिखा हुआ उपन्यास नाव दुर्घटना भाग चौथा। हर साल पूजा के दिनों में रियायती टिकट आरंभ होने पर हेमनलिनी को लेकर आनंदा बाबू जबलपुर अपने बहनोई के यहाँ घूमने फिरने जाते हैं। पूजा की छुट्टी में अधिक दिन नहीं है। आनंदा बाबू अपनी यात्रा की तैयारी में लगे हैं। विच्छेद समीप देखकर आजकल रमेश बाबू खूब मेहनत से हारमोनियम सीख रहे हैं। एक दिन बात ही बात में हेमनलिनी ने कहा, रमेश बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ दिन आपके वायु परिवर्तन की आवश्यकता है। क्यों पिताजी? आनंदा बाबू ने सोचा कि बात तो ठीक ही है, क्योंकि इस बीच रमेश के ऊपर शोक और दुख का बहुत प्रभाव है। उन्होंने कहा, कुछ दिन के लिए घूम फिर आना अच्छा है, समझे रमेश? चाहे पश्चिम हो या और कोई देश में, मैंने देखा है कि इससे कुछ दिन के लिए बहुत लाभ अवश्य होता है। पहले तो कुछ दिन भूख बढ़ती है, फिर पेट भारी हो जाता है, छाती जलने लगती है, जो खाया जाता है वह पचता भी नहीं। हेमनलिनी, रमेश बाबू, आपने नर्मदा का झरना देखा है? रमेश, नहीं देखा। हेमनलिनी, यह आपको देखना चाहिए। क्यों पिताजी? आनंदा बाबू, हाँ ठीक तो है रमेश, हम लोगों के साथ क्यों ना चले? हवाखोरी भी होगी और संगमरमर का पहाड़ भी देख लेंगे। जलवायु बदलना और संगमरमर का पहाड़ देखना, ये दोनों ही रमेश के लिए इस समय बहुत जरूरी हैं। इसलिए रमेश भी तैयार हो गया। रमेश की आत्मा हवा में तेजी से उड़ती जा रही थी। अशांत मन के आवेग को रोकने के लिए वह अपने घर का दरवाज़ा बंद कर हारमोनियम लेकर बैठ गया। आज उसे इधर उधर का कुछ ज्ञान न रहा। बाजे के सुरों पर पागल की तरह उसकी उंगलियां नाचने लगीं। हेमनलिनी के दूर जाने की आशंका से उसका दिल कुछ दिन से भारी था। आज खुशी के आवेग में उसने सारे बंधनों के संबंध खोल दिए। ठीक इसी समय दरवाजे पे दस्तक हुई। आह, सब चौपट। ठहरिए रमेश बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? रमेश का मुंह लाल था, वह लज्जित भी था, फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। अक्षय ने घुसते ही कहा, रमेश बाबू, आप छिप कर यह कैसा कांड कर रहे हैं? क्या यह आपकी दीवानी अदालत के किसी कानून की धारा में नहीं आता? रमेश ने कहा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी एक बात की आलोचना करना चाहता हूँ। आप इतने दिन में यह भी न समझ सके कि हेमनलिनी की भलाई बुराई के प्रति मैं लापरवाह नहीं हूँ। रमेश कुछ उत्तर न दे चुपचाप सुनता रहा। अक्षय, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? यह पूछने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं आनंदा बाबू का शुभचिंतक हूँ। इन बातों का ढंग रमेश को अच्छा ना लगा, क्योंकि कड़ा जवाब देने का अभ्यास और क्षमता रमेश में नहीं थी। उसने मीठे स्वर में कहा, आपके मन में इस आशंका का कोई कारण भी है? अक्षय, देखिए, आप हिंदू परिवार के हैं, आपके पिता हिंदू थे, मैं सब जानता हूँ। आपके पिता आपका विवाह करने के लिए आपको देश ले गए थे। यह समाचार अक्षय के जानने का कारण था, क्योंकि अक्षय ने ही रमेश के पिता के मन में यह आशंका उत्पन्न की थी। रमेश किसी ब्राह्मण की लड़की के चक्कर में है। रमेश क्षण भर के लिए भी अक्षय की मुंह की तरफ देख न सका। अक्षय ने कहा, अचानक आपके पिताजी की मृत्यु हो जाने से क्या आप अपने आप को स्वाधीन समझते हैं? उनकी इच्छा थी। रमेश अब सहन न कर सका। उसने कहा, देखिए अक्षय बाबू, दूसरे के बारे में यदि आपको मुझे उपदेश देने का अधिकार है तो दे सकते हैं, मैं सुन लूँगा, लेकिन मेरे पिता के साथ मेरा जो संबंध है उसके बारे में कुछ ना कहिए। अक्षय ने कहा, अच्छा ठीक है, इन बातों को छोड़िए, लेकिन हेमनलिनी के बारे में तो बताइए। उसकी उम्र के बारे में कुछ समझते हैं आप क्या उससे विवाह करना चाहते हैं? रमेश चोट पर चोट खाता हुआ उत्तेजित हो रहा था। उसने कहा, देखिए अक्षय बाबू, आप आनंदा बाबू के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपकी इतनी मित्रता नहीं है। दया करके आप यह सब छोड़ दीजिए।
अक्षय, मेरे छोड़ देने से ही यदि सबके मुंह बंद हो जाएं, तब तो कोई बात ही न थी। लेकिन समाज में आप जैसे निश्चिंत स्वभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि आप बड़े लोग हैं, संसार की बातों का उतना ख्याल नहीं रखते, फिर भी प्रयत्न करने से इतना तो समझ सकेंगे कि जिस भले आदमी की कन्या के साथ ऐसा कर रहे हैं, उस समाज के आगे जवाबदेही से आप अपने आप को बचा ना सकेंगे। आप जिन लोगों की इज्जत करते हैं, उन लोगों की भद्द पिट जाएगी। रमेश, आपके उपदेशों को मैं कृतज्ञता से ग्रहण करता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है उसे मैं जल्दी ही समझ भी लूँगा और उसका पालन करूँगा। इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। अब इसके बारे में अधिक बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय, मुझे आपने बहुत बचाया रमेश बाबू, इतने से ही मैं निश्चिंत हो गया। आपकी आलोचना करने का मुझे शौक नहीं है। आपकी संगीत शिक्षा में बाधा दी, मैं अपराधी हूँ, क्षमा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। रमेश मस्तक के नीचे दोनों हाथ रखकर बिस्तर पर चित्त लेट गया। बहुत देर तक इसी प्रकार पड़ा रहा। अचानक घड़ी में टन टन करके 5 बजते ही वह तेजी से उठ बैठा। भगवान ही जाने कि उसने क्या विचार किया, लेकिन वह तुरंत ही पड़ोसी के घर पहुंच गया। हेमनलिनी ने चौंक कर पूछा, रमेश बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है? रमेश ने कहा, वैसी कोई बात नहीं है। नंदा बाबू ने कहा, और कुछ नहीं, हाजमे में कुछ गड़बड़ी हुई है, गर्मी अधिक है। मैं जो गोली खाया करता हूँ उसमें से एक गोली खाएं तो ठीक हो जाएगा। हेमनलिनी ने हंसकर कहा, पिताजी, आप अपने साथियों को वह गोली खिला चुके हैं, किंतु उसमें तो उन्हें कोई आराम दिखाई नहीं दिया। आनंदा, लेकिन कोई खराबी भी तो नहीं हुई। मैंने खुद परीक्षण करके देखा है कि अब तक मैंने जितने प्रकार की गोलियां खाई, उनमें से यह सबसे स्वास्थ्यप्रद है। हेमनलिनी ने हंसकर कहा, पिताजी, जब आप कोई गोली नहीं खाते हो तब कुछ दिन तक उसकी बहुत तारीफ करते हो। आनंदा, तुम लोगों को तो कुछ विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, अक्षय बाबू से पूछो, मेरी दवा से उनको फायदा होता है या नहीं। उस प्रत्यक्ष गवाह के भय से हेमनलिनी को चुप हो जाना पड़ा, किंतु गवाह स्वयं आकर हाजिर हो गया। आते ही उसने आनंदा बाबू से कहा, आनंदा बाबू, आप अपनी वही गोली मुझे दें, उससे बहुत फायदा हुआ है। आज शरीर बहुत हल्का सा जान पड़ता है। आनंदा बाबू ने बड़े गर्व से अपनी लड़की की मुंह की ओर देखा। गोली खिलाने के बाद आनंदा बाबू ने अक्षय को शीघ्र नहीं छोड़ना चाहा। अक्षय भी जाने के लिए विशेष उत्सुकता न दिखा, बार बार रमेश के चेहरे की प्रति कटाक्षपात करने लगा। घूमने के लिए जाने का समय नज़दीक आ गया है। मन ही मन उसी के विचार में आज हेमनलिनी का मन बहुत प्रसन्न था। उसने सोच रखा था कि आज रमेश बाबू के आने पर वह छुट्टी बिताने के संबंध में उनसे परामर्श करेगी। वहाँ एकांत में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़कर समाप्त करनी चाहिए, यह तय कर लेना चाहिए। तय हुआ था कि आज रमेश जरा शीघ्र ही आएगा, क्योंकि चाय के समय अक्षय या कोई अन्य आ ही जाता है, तब सलाह में सुविधा नहीं हो सकती। किंतु आज रमेश और दिनों से भी देर में आया। उसके चेहरे का भाव भी चिंतायुक्त है। हेमनलिनी के उत्साह को ठेस लगी। समय देखकर उसने रमेश से धीरे से पूछा, आज आप बहुत देर से आए? रमेश किसी और ख्याल में चुप ही रहा। कहा, हाँ, आज देर हो गई। हेमनलिनी ने आज शीघ्रता से चोटी कर ली थी। सिर गूंथने और कपड़े बदलने के बाद वह कई बार घड़ी की तरफ देखती रह गई। कभी कभी मन में आता था कि कहीं घड़ी गलत तो नहीं है, अभी शायद अधिक देर नहीं हुई। जब धीरज रखना असाध्य हो गया तो उसने खिड़की के पास बैठकर सिलाई का काम हाथ में ले मन को शांत करने की चेष्टा की। इसके बाद वह गंभीर मुंह लेकर आया। इस कारण देर हुई, इसका रमेश के पास कोई उत्तर न था, जैसे आज जल्दी आने की कोई बात ही नहीं हुई थी।
हेमनलिनी ने किसी तरह चाय पीना समाप्त किया। कमरे में किनारे पर तिपाई के ऊपर कुछ किताबें थीं। हेमनलिनी जानबूझकर रमेश का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन किताबों को उठाकर कमरे से बाहर जाने को तैयार हुई तो एकाएक रमेश को याद आया। उसने जल्दी से उसके पास जाकर कहा, इन्हें कहाँ ले जाती हो? आज जरा किताबें छांट लेना चाहिए। यह कहकर हेमनलिनी अपने कमरे में चली गई। रमेश और भी विकल हो गया। अक्षय ने मन ही मन हंसकर कहा, रमेश बाबू, लगता है आज आपका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है। रमेश ने इसके उत्तर में कुछ बड़बड़ा कर कहा, लेकिन वह किसी को समझ में नहीं आया। शरीर के नाम से उत्साहित हो, आनंदा बाबू ने कहा, मैंने तो रमेश को देखते ही ये बात कह दी थी। अक्षय ने कहा, शरीर की ओर ध्यान रखना शायद रमेश जैसे लोग ठीक नहीं मानते। खाना हजम न होने पर उसके लिए चेष्टा करना गंवारूपन समझते हैं। रमेश चुपचाप बैठा मन ही मन विकल हो रहा था। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, मेरी सलाह मानिए, आनंदा बाबू की दवा खाकर आज जरा सवेरे ही सो जाइए। रमेश ने कहा, नंदा बाबू से मुझे आज कुछ विशेष बात करनी है, इसी से बैठा हूँ। अक्षय ने कुर्सी से उठते हुए कहा, देखिए तो सही, यह बात पहले ही कहनी चाहिए थी। रमेश बाबू सब बातें मन में रखते हैं और आखिर जब समय बीत जाता है तब घबरा जाते हैं। अक्षय के चले जाने पर रमेश नीचे की ओर निगाह रखकर कहने लगा, आनंदा बाबू, आपने मुझे संबंधी की तरह अपने घर में आने जाने का अधिकार दिया है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जो मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। आनंदा बाबू ने कहा, अजीब बात है, तुम योगेंद्र के मित्र हो, तो मैं घर का लड़का ना समझूं तो क्या समझूं? अब आगे क्या कहना चाहिए, यह रमेश की समझ में ना आया। आनंदा बाबू ने रमेश का रास्ता साफ कर देने के ख्याल से कहा, रमेश, तुम्हारे जैसे लड़के को अपना बना सकने में मेरा कम सौभाग्य नहीं। इस पर भी रमेश कुछ बोल ना सका। आनंदा बाबू ने कहा, देखो ना, आपके संबंध में समाज के लोग बहुतेरी बातें कहते हैं कि हेमनलिनी विवाह योग्य हो गई है। इस समय उसका साथी चुनने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ कि मैं रमेश पर विश्वास रखता हूँ, वह मेरे साथ कभी अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। रमेश, आनंदा बाबू, मुझे तो आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप मुझे अपने मन में योग्य पात्र समझते हैं तो आनंदा, यह कहने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोगों ने तो एक प्रकार से सब सोच लिया है। तुम्हारे यहाँ जो दुर्घटना हो गई, इससे दिन तय नहीं कर सका, किंतु बेटा, अब देर करना उचित नहीं। समाज में इसके बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। उन्हें जहाँ तक हो सके दवा देना ही उचित है। रमेश, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। सबसे पहले आपकी लड़की की सलाह लेना ठीक होगा। आनंदा, यह तो है ही, लेकिन वह सब जान चुकी है। फिर भी कल सवेरे पक्की कर लूँगा। रमेश, आपके सोने में अब देर हो रही है, अब आज्ञा दीजिए। नंदा, जरा ठहरो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जबलपुर जाने से पहले तुम लोगों का विवाह हो जाए तो अच्छा है। रमेश, इसमें अब कौन सी देर है? नंदा, नहीं, अब भी 10 दिन की देर है। अगले रविवार को यदि तुम लोगों का विवाह हो जाए तो इसके बाद भी यात्रा के लिए 2-3 दिन का समय मिल जाएगा। समझे रमेश? मैं तो जल्दी ना करता, लेकिन इस शरीर का क्या भरोसा।